लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीरियोडिसिटी में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो अगेन आज उन्हीं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के प्रैक्टिस वाला जो सेशन है इसे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ सवाल मैंने अगेन पुराने आपके जो बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं सीबीएसई में उनसे कुछ सिलेक्ट किए हैं, ताकि इससे हमें आइडिया मिल जाए काफ़ी हद तक कि हम लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम्स में हम लोगों को आखिर क्या क्या पूछा जा सकता है। खैर, तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। अभी देखो पूछ रहा है कि गिव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड एंड फिफ्थ पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई लॉजिक वॉजिक से लेना देना नहीं है। ये एक जीके बेस्ड सवाल है, जैसे एक पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये उसके जैसा सवाल है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खैर, मैं तुमको एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल हम लोगों के पास 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड नंबर 1 में सिर्फ मात्र 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसीलिए फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं, आप लोगों का शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब बात आती है हम लोगों के सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड में हम लोगों के पास टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं। हम लोगों की शुरुआत होती है लिथियम से, उसके बाजू में बेरिलियम होता है, इधर में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आखिरी में नियॉन होता है। लेकिन इस पूरी लाइन में हमारे पास होते हैं 8 एलिमेंट्स। कितने होते हैं? 8 एलिमेंट्स। जब हम थर्ड पीरियड में जाते हैं, थर्ड पीरियड भी सेकंड पीरियड के जैसा ही क्या होता है, आइडेंटिकल होता है ना। इसके पास भी 8 एलिमेंट होते हैं। अच्छा, अब आती है बारी फोर्थ पीरियड की और बारी आती है फिफ्थ पीरियड की। तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स होते हैं ये दोनों आपस में आइडेंटिकल होते हैं। इन दोनों के पास 18 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों के पास 18 एलिमेंट्स होते हैं। और जो नीचे का आपका 6th पीरियड होता है और जो आपका 7th पीरियड होता है, इन लोगों के पास 32 एलिमेंट्स होते हैं। डन, बस खत्म। ठीक है, यहीं से आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो हो गया सॉल्व। क्या पूछ रहा है कि बताओ सेकंड पीरियड में पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स थे। तो आपके जो सेकंड पीरियड में पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स थे? 8 एलिमेंट्स थे। और आप लोगों का जो फिफ्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा 18 एलिमेंट्स है। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बताओ 7th पीरियड में कितने हैं, बताओ 4th पीरियड में कितने हैं। बल्कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन थर्ड पीरियड एंड फाउंड इन फोर्थ पीरियड। तो जिस बंदे को ये पता होगा कि थर्ड पीरियड में 8 हैं, फोर्थ पीरियड में 18 हैं, तो वो माइनस करके नहीं बोल देगा कि अच्छा हाँ 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू अवर 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका वो एक सवाल। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे अभी हम लोगों का डिस्कस करके समाप्त होता है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सीबीएसई 2009 में आया हुआ सवाल है, लिथियम सोडियम पोटेशियम फॉर्म्स अ डोबर्नियर ट्राइड। तो देखो, तुम्हें सबसे पहले ना ये जो वर्ड है डोबर्नियर ट्राइड, इसके बारे में पता होना चाहिए। हम लोगों ने जब पीरियोडिक टेबल की स्टडी करना शुरू किया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने से पहले अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, उनके अलग अलग कंट्रीब्यूशन से हम लोगों का अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। कुछ लोगों के कंट्रीब्यूशन में कुछ शॉर्टकमिंग्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से वो फेल हुए। बट ओवरऑल जो आप लोगों का पूरा एंटायर काम था वो ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन उठे और हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल गया, ऐसा नहीं हुआ है। चीजें कैसी हुई हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई हैं। और उस धीरे धीरे की डेवलपमेंट की जो पहली सीढ़ी है दैट इज डोबर्नियर ट्राइड। वो हम लोगों की क्या है? डोबर्नियर ट्राइड है। 3 एलिमेंट दिए हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ये लोग डोबर्नियर ट्राइड फॉर्म कर रहे हैं। डन। अच्छा, तो देखो मैं इन जनरल आपको बताती हूँ। अगर आपके पास 3 एलिमेंट है P, Q और R,
अगर ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स आप लोगों का क्या कर रहे हैं, डोबर्नियर ट्रायड फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे केस में डोबर्नियर ट्रायड ये कहता है कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा उन तीनों के बीच का जो एलिमेंट होगा Q, उसका एटॉमिक मास अगर आपको निकालना है, अगर आपको उस बीच वाले का एटॉमिक मास निकालना है, तो उस बीच वाले का जो एटॉमिक मास है वो बाकी के जो दो लोग कॉर्नर में है, कॉर्नर में कौन है, आपका P है, P वाले के एटॉमिक मास और कॉर्नर में जो R वाला है उसके एटॉमिक मास का क्या होगा, एवरेज होगा। ये चीज डोबर्नियर ट्रायड कहता है। ठीक है, ये कहता है डोबर्नियर ट्रायड, बराबर। अच्छा, तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपको दिया हुआ है बाजू में, बोल रहा है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम ये डोबर्नियर ट्रायड बना रहे हैं। तो पहले तो प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट बना के लिखोगे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये आप लोगों के क्या कर रहे हैं, डोबर्नियर ट्रायड बना रहे हैं। मैं अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ, लेकिन तुमको पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट बना के लिखना है। बोल रहा है द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम आर 7 and 39। यानी कि क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है कि आप लोगों का जो लिथियम है उसका जो एटॉमिक मास है, ठीक है, इस लिथियम का एटॉमिक मास यानी कि Li का कितना है, 7। जो पोटेशियम है इसका आप लोगों को एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, इस K का 39। और आपको ये पूछ रहा है कि भाई वो जो बीच वाला सोडियम है उस सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा, आप ये बताओ। ठीक है, खत्म हो गई कहानी। तो अगर कोई तीन एलिमेंट्स मिलके डोबर्नियर ट्रायड बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में उसका सीधा सीधा सा लॉजिक यही रहेगा कि जो आप लोगों का मिडिल वाला एलिमेंट है उस मिडिल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बाकी के आप लोगों के जो दो कॉर्नर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो जो आप लोगों के बाकी के जो दो कॉर्नर के एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का एवरेज। तो अभी हमें क्या कॉर्नर वाले एलिमेंट्स के मासेस दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। लिथियम का कितना दिया है, 7। आपके पोटेशियम का कितना दिया है, 39/2। तो ये कितना हो जाएगा, 39 + 7 कितना होता है, 39 + 7 दैट इज इक्वल टू 46। 46 / 2 दैट इज इक्वल टू 23। तो आपको अपना आंसर रिपोर्ट करना है कि देयरफॉर द एटॉमिक मास ऑफ फलाना फलाना इज इक्वल टू इतना। ठीक है, बस हो गई हम लोगों की कहानी खत्म। अच्छा, अरे वाह, तो बहुत ही आसान था। तो ऐसे ही सवाल आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी रहते हैं। बट अगर आपको आइडिया है कि कैसे करना है तो आप लोगों को डेफिनेटली चीज़ें बनेंगी, ठीक है ना। हाँ, अगर आप सिर्फ चैप्टर की थ्योरी करके बैठे हो कि मैं थ्योरी पढ़ ले रहा हूँ उससे फुल मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल प्यारा सवाल है, बट इस सवाल को करने से पहले आपको थोड़ा सा ज्ञान 9वीं कक्षा का होना चाहिए। क्या ज्ञान है मैडम 9वीं कक्षा का? ज्ञान देखो, ये सवाल कितनी बार आया है। सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर था 2017-18 का उसमें भी है, सीबीएसई 2016 में भी आया हुआ है। खैर आगे बात करते हैं। तो देखो, आप लोगों को 9th क्लास का एक ज्ञान पता होना चाहिए, वो ये कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जितना भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर आप लोगों के बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ये सारी चीज़ें आपने जब 9th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर आप 4 पढ़ रहे थे तब आपने डेफिनेटली की थी। और किसी भी स्पीशीज़ का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। और अगर मान लेते हैं आपके पास क्या है, ठीक है, अगर आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास अगर मान लेते हैं क्या है, एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब आप लोगों के पास क्या है, एक ऐसा एटम, ठीक है, जिसने ना तो, एक मिनट,
हाँ, अगर आपके पास कोई न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और आप लोगों का नंबर ऑफ आपका क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल में बोल रहा है कि एक एलिमेंट एक्स है जिसका मास नंबर आपके पास कितना है, 35। ठीक है, अच्छा मास नंबर 35 है और बोल रहा है कि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 18। मास नंबर का मतलब बेसिकली आप लोगों का एटॉमिक मास ही होता है। ठीक है, जिसका सिंबल हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, कैपिटल ए। तो इसका मास नंबर कितना है, 35। और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है 18। आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रुप नंबर। पहले तो भूल जाओ यार कि क्या आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो मास नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। मास नंबर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 35। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप लोगों के पास कितने हैं पता नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 18। तो यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू आएगी 35 माइनस 18। ठीक है, जो कि कितनी होगी, 17। अगर हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है इसका मतलब हमको क्या पता चल गया है, उस पर्टिकुलर स्पीशीज का एटॉमिक नंबर पता चल गया है, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अब तुम्हें नहीं लगता कि जब मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे उसके वाया आप इस सवाल को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही इजीली। हाँ यार, कैसे? अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा, 2,8,7 होगा। डन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक मिनट, खैर अभी 12th वालों के परसों एग्ज़ाम्स है तो उनको जो बैचेस अलॉट हुई हैं उनमें बहुत सारे लोगों के रोल नंबर्स नहीं हैं, ये वाला मुद्दा चल रहा है। खैर बीच क्लास में, खैर आगे बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर कैसा है आपका, 17 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 हो गया। सो देयर फोर अगर कोई मुझे पूछेगा कि मैडम यहाँ पे आपका पीरियड नंबर क्या है, तो पीरियड नंबर हम लोग क्या कहेंगे कि पीरियड नंबर इसका है 3। अब कई लोगों को लगेगा कि अरे कैसे, तो कैसे के लिए वो लोग लास्ट क्लास में जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला वीडियो लिया था उसको देखें। किसी को पूछेगा कि अच्छा मैडम बताइए इसका ग्रुप नंबर क्या है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना है, 17। कोई मुझे पूछेगा कि मैडम इसकी वैलेंसी क्या है, तो इसकी वैलेंसी है 1। गधे जैसे वैलेंसी को 7 मत लिख देना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि डायरेक्टली आपको एटॉमिक नंबर दे दे और उस एटॉमिक नंबर से आप फटाफट फटाफट आप सब निकाल लो। आपको चीज़ें घुमा फिरा कर भी पूछी जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। बोल रहा है कि वाई इज लिथियम विथ एटॉमिक नंबर 3, मतलब क्वेश्चन में लिथियम का आपको एटॉमिक नंबर 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 आर प्लेस्ड इन ग्रुप 1, इन्हें ग्रुप 1 में एक साथ क्यों रखा गया है ना, इन्हें एक साथ क्यों रखा गया। तो हम ये बताएंगे कि अगर हमारे पास लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, और हमारे पास पोटेशियम है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 19 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8,1। तो यहाँ पे जो दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उन दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप लोगों के 1 है। सो देयरफॉर इन लोगों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, सीपी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ आपका लिथियम एंड पोटेशियम आर सेम, या इज सेम। अब क्योंकि इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सो देयरफॉर दे आर प्लेस्ड टुगेदर, इसीलिए इन लोगों को क्या रखा गया है, एक साथ रखा गया है। कहाँ पे, आप लोगों का है ना, टुगेदर इन ग्रुप नंबर 1, इनको कहाँ रखा गया है, ग्रुप नंबर 1 में एक साथ रखा गया है। ये इनका सवाल था, खत्म। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका पार्ट, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स इन द सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में जो हमारे स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो पहले तो आपको पीरियोडिक टेबल में ये पता होना चाहिए
कि स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स आखिर है कौन से। अगर तुमको वही नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन का जो सेकेंड सब पार्ट है उसका नहीं आंसर कर पाओगे। तो पहला एलिमेंट कौन सा होता है, बेरिलियम। दूसरा कौन सा होता है, मैग्नीशियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका कितना, 4, ठीक है। और आप लोगों के मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Mg, यानी कि 12। लेकिन मैंने कैसा इस आंसर को शॉर्टकट में लिख दिया, तुम लोगों को इसको शॉर्टकट में नहीं लिखना है, प्रॉपर तरीके से पूरी लाइंस लिखनी है, स्टेटमेंट्स लिखना है और फिर आंसर करना है। ओके डन, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। बोल रहा है कैल्शियम इज एन एलिमेंट विथ एन एटॉमिक नंबर 20। पहले तो आपको पूछ रहा है कि ये मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। ओके तो देखो, अगर आपके पास, याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आता है, 2 आता है, तो आप 100% श्योर तरीके से उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या घोषित करेंगे, मेटल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से लेकर 8 के बीच का कोई नंबर आता है तो आप एकदम 100% श्योर तरीके से उस चीज़ को क्या घोषित कर देंगे, एक नॉन मेटल। तो पहले आपको अगर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 दिया है तो आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए 2,8,8,2। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। सो देयरफॉर आप लोगों का जो कैल्शियम है ये बेसिकली क्या है, एक मेटल है। तो आपको जो पहला पार्ट पूछा गया था कि बताओ वो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, उसका देखो हमने ये पहला पार्ट आंसर कर दिया। पूछ रहा है कि इसकी वैलेंसी क्या है। तो मैंने तुमको जो वैलेंसी वाली चीज़ पढ़ाई थी कि वैलेंसी का क्या आंसर आता है, तो मैंने बताया था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आए या 1 आए तो वही बेसिकली उनकी वैलेंसी भी होती है, ठीक है। यानी कि इसका सेकेंड आंसर क्या आएगा कि वैलेंसी बराबर, बोलो कितना हो जाएगा, वैलेंसी बराबर कितना हो जाएगा, 2। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से कोई बड़ा नंबर आए तब हमको उसमें +10 करना रहता है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन में आते हैं। देखो, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि अगर इस पर्टिकुलर कैल्शियम को हमने क्लोराइड के साथ कंबाइन किया तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि जब तुम 9वीं कक्षा में थे तो 9वीं कक्षा में इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले बनाते थे। कैसे बनाते हैं फॉर्मूले, कैल्शियम, उसकी वैलेंसी आपकी कितनी आई है, 2 आई है। क्लोराइड यानी कि Cl, और उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। वो जो चार्ट था ना 9th क्लास में, एक एक के ऊपर पावर पॉजिटिव पावर नेगेटिव, वो याद होना चाहिए। अगर आप क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा CaCl2। यानी कि अगर कैल्शियम अपना क्लोराइड बनाता है तो कैल्शियम का क्लोराइड जो बनेगा वो CaCl2 बनेगा, ठीक है। फिर आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है विल इट बी स्मॉलर देन के यानी कि पोटेशियम। मतलब क्या हमने जो आपको क्वेश्चन दिया है कैल्शियम, क्या हमारा क्वेश्चन कैल्शियम आपके पोटेशियम के साथ अगर उनका कंपेयर करें। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि मैम किस चीज़ को कंपेयर करना है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा बताया नहीं है क्लियर कट तरीके से तो एटॉमिक साइज को ही आप कंपेयर करेंगे। तो बताइए किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा। तो कंपैरिजन करने से पहले आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जिन लोगों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो ग्रुप वाले लोग हैं या कि वो पीरियड वाले लोग हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो ग्रुप नंबर 1 है उस ग्रुप नंबर 1 में पोटेशियम आता है और आपका जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें कैल्शियम आता है, बराबर। यानी कि ये पीरियड वाले लोग हैं। मतलब पोटेशियम के बाद आपको कैल्शियम कैसे मिलेगा, जब आप पीरियड वाइज, जब आप लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करेंगे, है ना। लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करने पे आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम और पोटेशियम साथ साथ मिलेंगे। और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं साइज घटता है। यह हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे वैसे वैसे साइज घटेगा। तो इसका मतलब आपका जो Ca है ये बेसिकली क्या होने वाला है, स्मॉलर होने वाला है। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या है, सारांश है, ठीक है। बस हो गया। ऐसी सवाल आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। एक बार मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, एक बार देख लेते हैं
कि क्या उनमें से कोई क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया जा सकता है क्या। अरे बाप रे, देखो क्वेश्चन नंबर 7, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा सब पार्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 7 देखो वही है। बोल रहा है कि पोटेशियम और कैल्शियम में किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। तो देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट्स आपको मिलेंगे कैसे। तो जैसे कि अभी मैंने डिस्कशन किया, तो इसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ तुम्हारे लिए। CBSE 2016 में आपको देखो पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अगेन बोल रहा है कि जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं बोला था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों मिलकर डोबरनियर ट्रायड बनाते हैं वगैरह वगैरह, वही सेम लॉजिक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, जिसमें क्लोरीन एंड आयोडीन आपके कॉर्नर एलिमेंट्स रहेंगे और ब्रोमीन आपका मिडिल एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ये वाला सवाल किया था डोबरनियर ट्राइड का क्वेश्चन नंबर 2, वैसे ही सेम लॉजिक के साथ आपको क्या करना है, ये वाला सवाल करना है। ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। ठीक है, और कोई सवाल है क्या। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, जैसे CONE NaS। अच्छा, S के पीछे यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बेसिकली I है, स्मॉल I, सिलिकॉन। यहाँ पे आपको जो ये नीचे नंबर दिया है ना 6, 8, 10, 11, 14, ये सारे के सारे इनके क्या है, एटॉमिक नंबर। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से लोग सेम पीरियड के हैं। क्या मैंने कल की क्लास में आप लोगों को पीरियड आइडेंटिफाई करना सिखाया है क्या। हाँ मैडम, बिल्कुल सिखाया है। कैसे, सबसे पहले तो आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना बच्चा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख लेना। फिर आपने मैडम ये कहा था कि उनमें देखना किसका क्या ग्रुप नंबर आया, किसका क्या पीरियड नंबर आया। तो मतलब हर एक एलिमेंट का ग्रुप नंबर लिखोगे, हर एक एलिमेंट का पीरियड नंबर लिखोगे, फिर देखोगे कि किसका पीरियड सेम आया है और किसका से अलग आया है। तो ये भी आपका होमवर्क है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने बस तुमको बोलती जा रही हूँ कि ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। ये सारी चीज़ें सिखाई हैं, इसी के बाद होमवर्क दे रहे हैं। और होमवर्क देना ज़रूरी भी है। अगर मान लेते हैं तुमने होमवर्क के नाम पे जब तुम कॉपी चेकिंग कराओगे और लेट से ये सवाल तुमको अगर बनेगा ही नहीं, तो मुझे पता चलेगा ना यार इस बंदे का तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कबाड़ा है, इसको तो ये चीज़ नहीं बनती है। तो फिर ऑब्वियस है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम्हारे से बातचीत करूंगी। तो उसके लिए मुझे ये जानना ज़रूरी है कि तुमको वो सवाल आता भी है तो किस एक्सटेंट तक आता है। खैर, क्वेश्चन नंबर 10 CBSE 2015-2014 में पूछा गया है। इसमें अगेन आपको एटॉमिक नंबर दिया है, आपको ग्रुप नंबर निकालना है, आपको पीरियड नंबर निकालना है और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। खैर, बहुत ही आसान है। अच्छा हाँ, आपको नेम द एलिमेंट भी बताना है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होगा। तो याद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि आपको एटलीस्ट 20 तक एटॉमिक नंबर तो रटे हुए होने चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर ये, इसका एटॉमिक नंबर वो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। कुछ नया अगर मुझे मिले तो मैं डिस्कस करूँ ना कि हाँ यार ये नया है, ये सवाल तुमको नहीं बनेगा, इसीलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलो अब आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस करूंगी, क्योंकि इस टाइप का सवाल मैंने अभी तक तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं किया। ठीक है, देखो बोल रहा है कि आपको हम कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, जैसे कि हमने आपको दिया है पोटेशियम, ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन अनायंस बनाएंगे। अनायंस का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो तुम्हें शायद याद होगा मैंने पीरियोडिसिटी वाले टॉपिक में आप लोगों को वैलेंसी पूरे डिटेल में पढ़ाई है। वैसे तो वैलेंसी एक 9th क्लास का टॉपिक होता है, बट मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाई है, राइट। तो उस डिटेल के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो वो स्पीशीज़ एक नॉन मेटल होगी और वो स्पीशीज़ एक अनायन बनाएगी। और अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आता है, 2 आता है, तो वो एक मेटल होगी और वो क्या करेगी, कैटायन बनाएगी। बस अब आपको क्या करना है ना, आपको इन सब में आइडेंटिफाई करना है कि किसके पास क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता हो।
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, जब भगवान हमको एटॉमिक नंबर याद हो, तो खैर एटॉमिक नंबर तो याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ 10 तक एटलीस्ट 1 से लेके 20 एलिमेंट्स को एकदम सिक्वेंशियली रट्टा मार के रखो। अगर सिक्वेंशियली रट्टा नहीं मारोगे गड़बड़ा जाओगे यार। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते। देखो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो अगर मैं पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रफ में लिखूं तो मैं होगा 2,8,8,1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एनी गेस, कुछ आइडिया? हाँ थोड़ा बहुत भूली बिसरी आ तो हैं, 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। सोडियम का कितना होता है 11, 2,8,1। फ्लोरीन का होता है 7, 2,7। कैल्शियम का होता है 20, 2,8,8,2। क्लोरीन का होता है 17, 2,8,7। मैग्नीशियम का होता है 12, 2,8,2। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर बताओ कि कौन अनायन बना सकता है। तो मैडम अनायन बनेगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आया है। अनायन बनेगा यहाँ पर क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आया है। अनायन बनेगा यहाँ पर क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया है, 7 आया है। डन। तो इसका जो पहला पार्ट है कि बताओ इनमें से कौन कौन अनायन फॉर्म करेंगे, तो इसके पहले पार्ट को हम किस तरीके से आंसर करेंगे। इसका आंसर होगा कि O, आपका F एंड आपका Cl विल फॉर्म अनायंस। ये बेसिकली क्या करने वाले हैं, अनायंस फॉर्म करने वाले हैं। CBSE 2015, CBSE 2014 में ये सवाल देखो पूछा जा चुका है ना। अब इसके पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं कि पार्ट बी क्या बोल रहा है। बोल रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अनायंस। देखो होता कैसा है कि इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाता है कि अरे वाह मेरे को तो सवाल बन रहा है, अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, हिप हिप हुर्रे। सवाल को आप रीड ही नहीं करते हो फिर ठीक से। उसने आपको सवाल पूछा है कि भाई अनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख, ध्यान से सुनना। उसने ये नहीं बोला कि एटम का मतलब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख। उसने बोला कि पहले तो तुम ये आइडेंटिफाई करो कि कौन अनायन बनाएगा, और जो अनायन बना लेगा उस अनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अनायन का मतलब जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यानी कि आपको अगर O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है क्या, नहीं, आपको O की पावर 2 निगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आपको क्या वहाँ पे F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, नहीं, आपको F की पावर -1 का लिखना है। क्या आपको Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, नहीं, आपको Cl निगेटिव का लिखना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम लोग जल्दबाजी में सिर्फ O का, F का और Cl का लिखकर छोड़कर आ जाते हैं, वो नहीं करना है। लेकिन मैडम आपको कैसे पता कि O की पावर 2 निगेटिव ही होगा, 3 निगेटिव नहीं होगा? तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल डिस्कशन 9th क्लास की वैलेंसी में किया गया है, एंड इवन मैंने रिपीट करवाकर इसको 10th क्लास की वैलेंसी में भी करवाया है। ठीक है, तो उससे आपको पता होना चाहिए कि O अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से 2,6 था। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2,8 हो जाएगा। फ्लोरीन का पहले से 2,7 था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2,8 हो जाएगा। क्लोरीन का पहले से 2,8,7 था, आपका 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2,8,8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सवाल नंबर 11 क्या हो जाएगा, समाप्त। देखो कितना प्यारा है ना, बराबर। चलिए, तो याद रखना कि इस टाइप से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सिर्फ ग्रुप नंबर, सिर्फ पीरियड नंबर, सिर्फ इतना इतना पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो अब सवाल नंबर 12 में आते हैं। सवाल नंबर 12 को सॉल्व करने से पहले मैं एक बात बता दूं, एक एटम का एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है, एक एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, आप उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हो, आप उससे क्या लिख लेते हो, आप उससे बहुत ही आसान तरीके से ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर आइडेंटिफाई कर लेते हो। लेकिन अब आपको चीज़ें थोड़ी सी हमने उल्टी कर दी CBSE 2015 में और CBSE 2011 में। उसने बोला है कि भाई मैं तुमको पहले से बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे गिवन के सवाल में
पीरियड नंबर 3 है और मेरे सवाल में पहले से मैं बता रहा हूं कि ग्रुप नंबर कितना है, 2 है। मतलब हमेशा हम ढूंढते थे लेकिन इस बार हमको पहले से बता दिया है। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे क्या है, गिवन है। अब आपको ये बताना है कि पहले पार्ट में कि वहां पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे होंगे। तो देखो कितनी बार मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 आती है या फिर 2 आती है तो वही उसका ग्रुप नंबर होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से लेके 8 के बीच में कुछ आता है तो वो उसमें आप ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप +10 कर देते हो। तो अगर किसी का ग्रुप नंबर अभी 2 आ रहा है, इसका मतलब ज़रूर उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है एग्जामिनर को कि क्यों रहा होगा, उसको आपके इस टाइप के सवाल में आपके करेक्ट आंसर से मतलब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कि वहाँ पे 2 रहा होगा। बी पार्ट में मूव करते हैं। आपको ये बताना है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका आपको ग्रुप नंबर दिया है, उसका आपको पीरियड नंबर दिया है, वो मेटल है कि नॉन मेटल। तो देखो मेटल या नॉन मेटल के बारे में अगेन मैंने आपको ऊपर प्रवचन दिए थे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1 आता है या 2 आता है तो वो 100% श्योर रहो कि वो स्पीशीज मेटल रहेगी, वो स्पीशीज कैटायन बनाएगी, वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से लेके 8 समथिंग कुछ आ गया तो वो स्पीशीज आप लोगों की नॉन मेटल रहेगी, वो स्पीशीज अनायन बनाएगी और वो स्पीशीज क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करेगी। तो अभी हम लोगों ने सब पार्ट ए से ये डिसाइड कर लिया कि हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रहता है तो हमारी स्पीशीज क्या होती है, मेटल। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा मेटल। लेकिन इसके अलावा भी मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। आपके पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 होता है और आपका जो ग्रुप नंबर 2 होता है, ये हमेशा हमेशा ऑलवेज क्या करते हैं, मेटल्स ही बनाते हैं हमेशा। तो बिना सोचे आपको आ जाना चाहिए अच्छा मेटल है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा वो एलिमेंट रहा होगा जिसके लिए पीरियड नंबर भी 3 है और जिसके लिए ग्रुप नंबर 2 है। तो अगेन इसके लिए एक बेसिक पीरियोडिक टेबल की आपको अक्ल होनी चाहिए। जैसे कि ये कि हमारे पास पीरियड नंबर 1 हाइड्रोजन से शुरू होता है, पीरियड नंबर 2 लिथियम से शुरू होता है, पीरियड नंबर 3 सोडियम से शुरू होता है। यानी कि पीरियड नंबर 3 में आप लोगों का जो पहला एलिमेंट है ग्रुप नंबर 1 का, वो क्या है, सोडियम। फिर जैसे ही ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, मतलब सोडियम के बाजू वाले, तो सोडियम के बाजू में कौन रहता है, मैग्नीशियम। तो आपको वही तो बताना है कि रहने वाला पीरियड नंबर 3 का होना चाहिए और साथ ही साथ में ग्रुप नंबर 2 का होना चाहिए। तो कौन निकल के आया, वो निकल के आया मैग्नीशियम। तो वो जो एलिमेंट इस पर्टिकुलर सवाल में पूछा गया है वो है मैग्नीशियम और सिंबल है उसका क्या, Mg। ठीक है, तो इसका सी पार्ट क्या है, Mg। अब हम लोग इसके डी पार्ट में मूव करते हैं। बोल रहा है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर मैग्नीशियम को क्या करेंगे, उसके ऑक्साइड के साथ यानी कि मिलाएंगे तो नया फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो मैग्नीशियम यानी कि Mg, इसकी वैलेंसी होती है +2 और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी होती है -2। तो अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं लिखूंगी 2। अच्छा, अगर कोई ऐसा है जिसे फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो मुझे बताए। वैसे मैंने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था टर्म 1 में। मैं कोई बात नहीं, मैंने 9th वालों को भी सिखाया है। मैं तुमको वापस से वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बता दूंगी कि कैसे सीखना है, लेकिन बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे होती है एक बहुत बड़ी वाली मिस्टेक। कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ फिट होती है कि अच्छा फॉर्मूला निकालना है, बस क्रिस क्रॉस ही तो करना पड़ता है, चलो क्रिस क्रॉस कर देते हैं। वो बड़े मजे से क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला लिख देते हैं Mg2O2। लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर आप फॉर्मूला बना रहे हो और आपको दिख रहा है कि आपका कुछ कैंसिलेशन वहाँ हो सकता है, तो आप कैंसिलेशन करोगे और उसके बाद वहाँ पे फॉर्मूला बनाओगे। तो अब देखो दोनों 2 तो कट गए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो अब आपका फॉर्मूला बनेगा MgO। अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, MgO। सो ये रहेगा।
तो ऐसे ही वो आपको किसी के साथ भी कंबाइन करने को बोल सकता है, ऑक्साइड के साथ, क्लोराइड के साथ, फ्लोराइड के साथ, नाइट्राइट के साथ, सल्फेट के साथ, किसी के साथ भी। तो वो जो 9th क्लास में आप लोगों ने चार्ट याद किए थे ना रेडिकल्स के, वो आपको रट्टा मार के एकदम रेडी होने चाहिए। अगर वो रट्टा मार के रेडी है तो आपको ये सवाल बनेंगे। खैर, और सवाल मैंने आज के डिस्कशन में लिए नहीं थे, बट जितने भी लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी कि अच्छा हाँ, इस सवाल को ऐसे, इस सवाल को वैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ये एक बच गया है, CBSE 2012 में पूछा गया है। देखते हैं भाई क्या है ये। बोल रहा है कि अगर हम फॉर्मूला बनाए मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो वो फॉर्मूला होगा MgO। ओके ठीक है। बोल रहा है कि आप बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताइए, आप बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए, और बात की बाद में बात करते हैं। खैर, तो फॉर्मूला बनाना यार मतलब वो वही चीज़ हो गई जो आपने कहाँ की है, 9वीं कक्षा में की है। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि बेरियम की पावर क्या होती है। तो देखो, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। हर बंदे को कौन सा एलिमेंट कहाँ है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बड़े लेवल के रट्टू तोता ना हो। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करें, क्या इस समस्या का कोई समाधान है? तो मैंने इससे पहले भी बोला था हाँ, इस समस्या का समाधान है। क्या समाधान है? देखो, मैंने आपको एक निमोनिक सिखाया था ग्रुप नंबर 2 के लिए। क्या सिखाया था मैडम आपने ग्रुप नंबर 2 के लिए? निमोनिक। ग्रुप नंबर 2 के लिए मैंने आपको निमोनिक सिखाया था बेटा, ठीक है, मांगे, अब मेरी हिंदी हो सकता है थोड़ी पुअर हो, कार, स्कूटर, स्कूटर की स्पेलिंग कैसी होगी? स्कूटर, आई थिंक मैं सही हूँ। और फिर होता है बाप, और उसके बाद एक वर्ड था रोए। अब मेरे पास जगह नहीं बची है, थोड़ा सा कंजस्टेड। अरे अरे अरे, कहाँ चले गए? ऊपर जाना था। हाँ, एक मिनट। बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप रोए, है ना। बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब SR यानी कि स्ट्रॉन्शियम, बाप मतलब बेरियम, और रोए मतलब रेडियम। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैग्नीशियम या कैल्शियम जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं, बेरियम भी उसी सेम ग्रुप का बंदा है ना। मैग्नीशियम और कैल्शियम जिस पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं, वो आपका बेरियम भी उसी पर्टिकुलर ग्रुप का बंदा है ना, उसी पर्टिकुलर ग्रुप का बंदा है वो। हाँ मैडम, इससे ये तो पता चल जाता है। तो इसका मतलब जो वैलेंसी आपके मैग्नीशियम की होगी वही सेम, यार हो क्या रहा है ये, ठीक है, जो वैलेंसी आपके मैग्नीशियम की होगी वही सेम वैलेंसी उसके नीचे आने वाले अदर लोगों की भी होगी। मतलब अगर आपको स्ट्रॉन्शियम की नहीं पता है, अगर आपको बेरियम की नहीं पता है, आपको रेडियम की नहीं पता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप में, सेम ग्रुप में एक के नीचे एक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब की वैलेंसी सेम होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, अच्छा अब मैडम आपको कैसे पता अगर हम ये पेपर में निमोनिक भूल गए तो देखो यहाँ बुक वाले ने, क्वेश्चन देने वाले ने आपको एक हिंट दी है। क्या? इफ का मतलब होता है गिवन इन्फॉर्मेशन, मतलब इफ के बाद में अब जो भी लिखा जा रहा है वो आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि बेरियम बिलोंग्स टू सेम ग्रुप एज मैग्नीशियम, यानी कि इस क्वेश्चन में वो चीख चीख के बोल रहा है, ऐसा उसने गिवन दिया है कि आप लोगों का जो बेरियम है वो उसी सेम ग्रुप में बिलोंग करता है जिस सेम ग्रुप में कौन बिलोंग करता है? आप लोगों का मैग्नीशियम। क्योंकि मैंने कहा था हर एक एलिमेंट हर किसी को रट्टा मार के रेडी रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। सो देयरफॉर जो वैलेंसी आप लोगों की क्या रहेगी? मैग्नीशियम की रहेगी, वही सेम वैलेंसी आपके किसकी रहेगी? बेरियम की रहेगी, यानी कि Ba की। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2। सो देयरफॉर यहाँ से वैलेंसी ऑफ बेरियम कितनी आ गई? आपकी 2। डन, बराबर। अच्छा ठीक है, अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कैसे निकालते हैं? वैसे तो मैग्नीशियम इतना कॉमन एलिमेंट है कि आपको उसकी वैलेंसी रट्टा होनी चाहिए। लेट से अगर आपको उसकी वैलेंसी रट्टा नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप निकाल सकते हो।
जैसा कि आपको मैंने वैलेंसी के दौरान सिखाया था। अब आपको क्या करना है, बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बताना है। तो देखो, बेरियम मतलब आप लोगों का 2, नाइट्रेट मतलब NO3, ठीक है, बराबर इसका 1 होता है। तो फॉर्मूला होगा BA ब्रैकेट में NO3 और ब्रैकेट के बाहर 2। ब्रैकेट इसलिए क्योंकि वो जो 2 है वो आप लोगों का क्या रहेगा, N से भी मल्टीप्लाई होगा और आप लोगों का किससे मल्टीप्लाई होगा, आप लोगों के ऑक्सीजन से भी, इसीलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। वैसे ही आपको बताना है बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला। थोड़ी जगह कम बढ़ गई है, थोड़ा कंजूसी से लिख रही हूँ, एडजस्ट कर लेना। तो देखो, बेरियम यानी कि आपका 2 और सल्फेट यानी कि SO4 और उसकी भी वैलेंसी 2 होती है। इसीलिए मैंने कहा आपको जो 9th क्लास का जो चार्ट है ना रेडिकल्स वाला, वो याद होना चाहिए। कभी सल्फेट पूछ रहा है, कभी नाइट्रेट पूछ रहा है, और ये सारे सवाल CBSE के हैं। बताओ, मैंने अपनी मर्जी तो सिर्फ एम की नहीं है कि तुम मुझे ये बोल सको कि मैडम 9th की चीजें आप कैसे दे सकते हो 10th में। फिर तो इसका मतलब ये चीजें आती हैं, इसलिए लर्न करो। अब देखो, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें नीचे वाले सवाल में बताया था कि मिस्टेक हो जाती है, लोग क्रिस क्रॉस कर देते हैं, कैंसिल नहीं करते। तो आप यहाँ पे कैंसिल आउट करिए, ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। सो फॉर्मूला विल बी व्हाट, BaSO4, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट का। तो इस तरीके से हमने कुछ सवाल प्रैक्टिस किए। अगेन आप लोगों के कहाँ से, बहुत ही प्यारे से टॉपिक आप लोगों का क्या कहते हैं